अच्छा, तो चैप्टर नंबर 2 रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ ली। अभी आपके सामने जो है कि वो बोहर एटॉमिक थ्योरी मौजूद है। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक थ्योरी तो बहुत आसान है, इसकी कुछ पॉइंट्स है जिसको आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो बोहर थ्योरी सबसे पहले हम देखेंगे 1913 में बोहर नाम का एक जो साइंसदान है, इन्होंने एक थ्योरी पेश की एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से, और इस थ्योरी के ज़रिए कुछ हद तक जो कल आपने डिफेक्ट्स 2 पढ़ा था ना, कि डिफेक्ट्स नंबर 1 क्या था कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज द बीइंग चार्ज पार्टिकल एंड इट्स इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, thus orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller and it will fall into the nucleus. ये रदरफोर्ड की दो एक खामी थी, डिफेक्ट्स। एक और जो डिफेक्ट्स नंबर 2 वो क्या था, अगर आपने देखा कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है कि मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द घूम रही है, तो इसका मतलब ये एनर्जी भी कंटिन्यूअसली ही रेडिएट करेगा। जब एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट करेगा तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। कौन सा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन असल में देखा गया कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली तो फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला, बल्कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला। तो स्पेक्ट्रम के हवाले से थोड़ा बहुत 2-4 बातें मैंने आपको बता दिया कल। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है द कंपोनेंट्स ऑफ द वाइड लाइट, ठीक है, व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स आपको मैंने कल बता दिया, नंबर 1 लाइन स्पेक्ट्रम और नंबर 2 कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है, अगर आपको एक स्पेक्ट्रम नज़र आए जिसमें जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स है या कलर है कि उनको हम डिस्टिंक्ट लाइन से अलग कर सके, तो फिर इस तरह की स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर आपको कोई ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई दे जिसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो, एक दूसरे के अंदर क्या हो? डिफ्यूज़ हो, और उनको हम मार्क ना कर सके, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और ऊपर वाला लाइन स्पेक्ट्रम। फिर रदरफोर्ड की जो थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। रदरफोर्ड ने ये कहा कि सबसे पहला जो पोस्टुलेट अगर हम उसकी बात कर लें तो उन्होंने ये कहा सिर्फ और सिर्फ जो शेल की डिफिनेशन बता दी। पहला पॉइंट में किसकी डिफिनेशन है? शेल की। तो आपको ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द खास एक रास्तों में घूम फिर रहा है जनाब, ये इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे हैं, ठीक है। उन रास्तों का जो नाम है कि वो बोहर ने शेल रखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वन ऑफ द सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज शेल। पहला पॉइंट क्या है? शेल की तारीफ है पहला पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ्स। उन सर्कुलर पाथ्स को क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शेल कहा जनाब। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उन्होंने मजीद बता दी कि आगे कि ये जो शेल क्या है, हर इलेक्ट्रॉन घूमने के जो रास्ते हैं ना, इनका जो एनर्जी है वो फिक्स है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के करीब है, यहाँ पे एक शेल है तो इसकी एनर्जी भी फिक्स है। फिर इसके बाद एक और शेल है तो इसकी भी एनर्जी भी फिक्स है, एक और शेल है तो उसकी भी एनर्जी फिक्स है, चेंज नहीं होगा इनकी एनर्जी। तो इस वजह से इन शेल का जो दूसरा नाम है वो है एनर्जी लेवल भी है, ठीक है। शेल का दूसरा नाम क्या है इसलिए? एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल भी इसको आप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज शेल। चूंकि सिंस ईच शेल कंसिस्ट ऑफ द फिक्स एनर्जी, दैट इज वाई इट इज नोन एज एनर्जी लेवल। पहला पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहा कि क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो शेल है उनकी एनर्जी तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो हर शेल है उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक शेल है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, और उस एनर्जी की वेरिएशन भी आपको बोहर ने जो पोस्टुलेट नंबर 2 में बता दिया। द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगा,
इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 सिंपल आप ये याद रखेंगे, द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस से, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और फिर न्यूक्लियस का जो आखिरी शेल के दरमियान जो न्यूक्लियस से लेकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होते जाएंगे। तो इसका मतलब पता चला कि आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में घूम फिर रहा हो तो फिर उसकी एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, न्यूक्लियस से फासला कम, एनर्जी कम। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है, जैसे कि आपको परेशानी है तो फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है हमारे पास, तो इस मार्कर को मैं यहाँ से आपके हाथ के ऊपर यूँ मार दूँ तो फिर तकलीफ थोड़ा कम होगी। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसके पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब जैसे इसी यही मार्कर है लेकिन मैं इसको ज़रा यहाँ से मार दूँ नीचे तो फिर क्या होगा, तकलीफ तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तकलीफ ज़्यादा क्यों होगी, इसलिए क्योंकि अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया ज़्यादा। ठीक है, तो यही मिसाल यहाँ पे भी है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होते जाएंगे, ज़्यादा। तो लिखा आपने दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 आपको ये बता रहे हैं कि बोहर थ्योरी के मुताबिक कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता रहेगा, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता रहेगा तो ये ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और ना एनर्जी रिलीज करेगी। तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता रहेगा तो ना ये एनर्जी खारिज करेगी और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका आपको पॉइंट बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पार्टिकुलर ऑर्बिट डस नॉट रेडिएट एनर्जी, डस नॉट रेडिएट एनर्जी। डस नॉट रेडिएट एनर्जी का मतलब ये है कि वो ना एनर्जी खारिज करेगी और फिर ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया कि देखें कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द घूम रहे हैं और फिर वो जो गोल गोल रास्ते हैं इनको हम कहते हैं कि शेल, और शेल को हमने एनर्जी लेवल कहा, क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स है। आगे हमने दूसरा कहा था एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कि वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ऐसे ही आपने देखा कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट आपको ये बताया, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता फिरता रहेगा ये ना एनर्जी खारिज करेगी और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पार्टिकुलर ऑर्बिट्स डस नॉट रेडिएट एनर्जी, रेडिएट का मतलब ना खारिज करना ना एब्जॉर्ब करना। पॉइंट नंबर 4 आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखें आप जरा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये है लो एनर्जी ऑर्बिट, अब तो जो न्यूक्लियस के करीब है वो क्या होगा, लो एनर्जी ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बिलफर्ज मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ चला जाए या 2 में चला जाए, 3 में चला जाए, 4 में चला जाए तो फिर क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट में है, घूम फिर रहा है, लेकिन अगर वो जंप करके हाई एनर्जी लेवल की तरफ चले जाए तो क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा। आपको कहा कि अगला पॉइंट ये बताया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट में है, अगर वो लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करके आए तो फिर ये एनर्जी इमिट करेगा, खारिज करेगा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। लो से हाई क्या होगा, लो टू हाई एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, और हाई टू लो, हाई टू लो जो है वो इमिट एनर्जी, एनर्जी खारिज करेगा। ये हमारा 5वां पॉइंट है। तो अब आप देखें कि अगला पॉइंट ये है कि छठा पॉइंट आपको ये बताया कि अगर बिलफरस आप देखें उस वक्त तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूमने के काबिल नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी बता दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ और तरह से है, यहाँ पर उसकी एनर्जी कुछ और तरह से आगे। तो कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक एक शेल में घूमने फिरने के काबिल नहीं होगा जब तक उसका एंगुलर मोमेंटम
एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है सिवाय एन के, ठीक है। आप सिंपल इज दैट कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं, वो तो फिर अगली क्लासों में होगी जो आपने निकालना भी है। वेयर एन मीन्स नंबर ऑफ शेल, वेयर एन मीन्स नंबर ऑफ शेल, और एच मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नाम की एक थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे, तो वो उसकी जो कांस्टेंट के नाम से है कि एच प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो आपको गिवन है 2 का मतलब 2 कांस्टेंट और पाई का मतलब भी आपको पता है 3.14 पाई की वैल्यू। अगर हम इन सारे के सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखें आप, बिलफर्ज कभी कभार पूछा जाता है व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड शेल। देखिए आपसे एक सवाल पूछेगा बिलफरस, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड शेल ऑफ एन एटम। तो आपको कोई मसला नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो n है उसकी जगह आपने बदलना है। n की जगह पर क्या आएगा? n की जगह पर आएगा 3, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्व इन द थर्ड शेल इज इक्वल टू n की जगह पर आप 3 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई प्लांक्स कांस्टेंट की मुख्तलिफ जो वैल्यू है वो आप पूरा लिखेंगे और डिवाइड बाई 2, और फिर इसके बाद पाई की वैल्यू 3.14। आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसकी? थर्ड शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये अगर आपने ज़रा बिलफर्ज निकालना चाहेंगे तो फिर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो ये हमारे पास छठा पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट्स विच कंटेन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, जिसकी एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो? एन एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर हो, वेयर एन इट्स वेरिएबल, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है? वो कांस्टेंट है जनाब। फिर इसके बाद सबसे आखिरी जो पॉइंट है उसकी, ये वाला हटा दूं, लास्ट पॉइंट क्या है? आपको कहा बिलफरज एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ गए, ठीक है, या 2 से 1 की तरफ आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी जो है वो लूज करेगा, ठीक है। तो वो जो कितना एनर्जी लूज करेगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोस्टुलेट नंबर 7, बाय यूजिंग इक्वेशन डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। जहां कहीं पर डेल का आपको जो साइन नजर आए, डेल इसका मतलब चेंजेस होते हैं, चेंज, तो डेल ई का मतलब चेंज इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिंपल इज दैट मैं आपको ये समझा दूं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है शेल नंबर 2 में, उस वक्त उसकी एनर्जी है लेट सपोज 30 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी की यूनिट है ना। बिलफरज इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है जो शेल नंबर 2 में घूम फिर रही। फिर इसके बाद ये जंप करके शेल नंबर 1 में दोबारा वापस आ गया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शेल नंबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितना था? 30 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब ये शेल नंबर 2 में वापस आ गया तो फिर इसे एनर्जी लूज किया अगेन की, ये तो एनर्जी इमिट करेगा ना, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ एनर्जी इमिट करेगा। तो ये एनर्जी कितना इमिट करेगा इसको हम फाइंड कर सकते हैं। जब ये जंप करके नीचे आ गया तो फिर समझ लें कि उसकी एनर्जी उस वक्त हो गया 20 किलो जूल पर मोल। कितना? 20 किलो जूल पर मोल। तो हम इन दो, इसने कितना एनर्जी लूज किया है उसका डिफरेंस मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो देखें कि आप E2 की जगह पर क्या लिखेंगे? आप 30 किलो जूल पर मोल, माइनस E1 की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 20 किलो जूल पर मोल। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास डेल ई आ जाएगा, यानी डिफरेंस इन एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन ने जितना एनर्जी लूज किया हमारे पास आएगा, दैट इज द 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हम एनर्जी डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपको E2 और E1 की वैल्यू गिवन हो। समझ गए? यहाँ तक जो बोहर थ्योरी है वो मुकम्मल हो गया। फिर इसके बाद हमारा जो कल होगा इंशाल्लाह आइसोटोप और उसकी डिफरेंसेस और उसकी सिमिलरिटीज़, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दें।